Assalamu alaikum. I am Adnan Shif, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 9 regarding the course Principles of Inventory and Material Management, LSM 736. So we are now starting with the new chapter, that is of Material Requirement Planning, and then books obviously मैं पहले ही बता चुका हूँ. Introduction to Material Management 6th edition है टोनी आर्नल्ड की, and then Operation Management for Competitive Advantage है 11th edition by शेज. एक बुक जो उसमें मैंने थोड़ा सा जिसमें से मैं मटेरियल पिक किया, मैंने कहा डेफिनेटली आपको बता दूं, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय जे हेजियर. यानी जो हेजियर है उसकी है टेक्सास लूथरन यूनिवर्सिटी के हैं, और साथ ही बैरी रेंडर, यानी इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के हैं, एंड रॉलिंस चेंज एंड प्रेंटिस हॉल की, दैट इज अ पब्लिशर ऑफ दैट बुक. और इसी इन्होंने ही यहाँ से आइडेंटिफाई किया हुआ था कि भाई दैट इज द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पर उन्होंने बहुत डिटेल में काम किया हुआ था. तो उनमें से मैंने कुछ मटेरियल पिक किया है. मैंने कहा आपको बता दूं मैंने कहां से पिक किया है. आई वुड ट्राई कि आपको उसमें से नोट्स दे सकूं, उसमें से सब चीजें आपको प्रोवाइड कर सकूं, और जब प्रोवाइड कर दूंगा तो डेफिनेटली आप लोग इजीली उसे गो थ्रू कर सकते हैं. सो वी आर विद स्टार्टिंग विद द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करनी है. अब जो हम लोगों का काम आ रहा है वो आ रहा है कि मटेरियल रिक्वायरमेंट को कैसे प्लान करना है. अब काम ये आ रहा है हमारा कि अब हमारा एक्चुअल में बता रहा है कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स हमने कैसे और किस तरह से पूरी करनी है, और किन बेसिस पे पूरी करनी है, और किन बेसिस को सामने रखते हुए ही पूरी करनी है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और वही हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हमने उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे और किन बेसिस पे पूरा करते जाना है. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में हमने ये भी प्लान करना है कि एक इन्वेंट्री की एस्टीमेट्स को हम लोगों ने किस तरह लेना है, जिसके अंदर हम डिफरेंट मॉडल्स को हल्का सा प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास हैं. फर्स्ट उसमें जो आ रहा होता है दैट इज मटेरियल ईओक्यू, जो बहुत ज्यादा मशहूर है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. लेकिन हम सिर्फ एक मॉडल को नहीं देखेंगे, हम उसके कई एक मॉडल को देखेंगे जहां से हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं कि हाँ जी किस तरह से उस इन्वेंट्री को हम आगे लेकर चलें, और किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके हम फर्दर एक स्टेप फर्दर पे आगे जा सकें. सो हम लोग अब जो चल रहे हैं दैट इज टुवर्ड्स द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की तरफ जाएंगे. और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज और कैसे इन्वॉल्व होती हैं. सो स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव, देखते हैं आज क्या क्या कवर करना है हमने. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को देखेंगे कि होती क्या है और किन किन चीजों में रिक्वायर्ड होती है. Means when it is being required and how it is being required. Nature of demand, किस टाइप की डिमांड आती है मटेरियल की, यानी what type of demand और what type of nature of demand that exist, यानी किस किस तरह की हमारे पास नेचर एग्जिस्ट करती है. Inputs to MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम है, उनमें हमें किस किस तरह की हमारे पास MRPs को हम लोग देखेंगे, यानी उनमें हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी. और साथ ही हम देखेंगे कि बिल ऑफ मटेरियल, क्या देखेंगे हम, बिल ऑफ मटेरियल हमारे पास क्या होता है और कैसे डेवलप होता है. व्हाट इज मेंट बाय बिल ऑफ मटेरियल, ये क्यों बनाया जाता है और किन बेसिस पे बनाया जाता है, ये भी हमने देखना है इसी में. फिर आगे देखना है हमने प्लान्ड ऑर्डर. प्लान्ड ऑर्डर्स क्या होते हैं और प्लान्ड ऑर्डर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या स्टेजेस होते हैं, क्या रीजंस होती हैं प्लान्ड ऑर्डर्स की, और प्लान ऑर्डर किन बेसिस पे प्लान किया जाता है. तो ये सब चीजें हमने लाजमी आइडेंटिफाई करनी कि हमने इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करके फर्दर आगे लेकर आना है. तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, नेचर ऑफ डिमांड, इनपुट्स टू एमआरपी, बिल ऑफ मटेरियल एंड प्लान ऑर्डर्स, कि हमारे पास प्लान ऑर्डर्स हमारे पास क्या हैं और किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि दैट इज नोन टू बी एज अ प्लान ऑर्डर्स. और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल्स भी मैं लेके आऊंगा, जिसमें एग्जाम्पल्स हमें ये बताएंगी कि हमने इनको कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है, और जिन बेसिस पे हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे वही बेसिस हमारी कहलाएंगी दैट आर नोन टू बी एज योर कंप्लीट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. कि हाँ जी इन बेसिस पे हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट को प्लान करना है, और इन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मॉडल, ये थ्योरी और ये क्वांटिटी हमारी मटेरियल की एक्यूरेट है. नाउ वी आर टुवर्ड्स द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरी. हाँ, अब इसमें कुछ न्यूमेरिक्स भी आ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को हम आइडेंटिफाई भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को हम फर्दर स्टडी भी करेंगे, बिकॉज नाउ वी आर ओवर टुवर्ड्स द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ मटेरियल मैनेजमेंट भी लेके चल रहे हैं, जो हम स्टार्ट से लेके आते जा रहे हैं साथ साथ, कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और क्या चीजें इन्वॉल्व नहीं हैं. सो मूविंग फर्दर कि अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें आ रही हैं. तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर,
ओके जी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ सिस्टम टू कैलकुलेट रिक्वायरमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स। अब यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज मेंट बाय डिपेंडेंट डिमांड, कि डिपेंडेंट डिमांड क्या चीज है। जब मैं बात करता हूं डिपेंडेंट डिमांड की, इसका मतलब ये होता है कि माय डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। तो इससे एक और चीज भी सामने आती है कि देयर इज समथिंग दैट इज नोन टू बी एज अ इंडिपेंडेंट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूं कि इफ यू हैव समथिंग चेयर और समथिंग स्टैंड, और यू कैन से एनी टेबल और एनी चेयर। अब चेयर में अगर मैं कहूं कि एक बंदा चेयर की लेग बना रहा है और एक कंप्लीट चेयर बना रहा है, चेयर की जो डिमांड है दैट इज इंडिपेंडेंट, वो कोई भी खरीदेगा। यही बात है ना, कि कोई भी खरीदेगा, चेयर तो कोई भी खरीद के ले जा सकता है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या जो ऑर्गेनाइजेशन या जो सिस्टम या जो पोर्शन सिर्फ चेयर की लेग बना रहा है, क्या कर रहा है, वो सिर्फ लेग बना रहा है, उसकी डिपेंडेंट डिमांड होगी कि जो लोग चेयर बना रहे हैं सिर्फ वही लोग उसकी चीज, उस लेग को खरीदेंगे। तो दैट इज द केस। तो दैट मीन्स कि जो कुछ डिमांड्स ऐसी होंगी जो डिपेंडेंट है, कुछ डिमांड्स हैं जो इंडिपेंडेंट है। मीन्स आपको मैं दोबारा एग्जांपल रिपीट करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मैं कहता हूं कि एक चेयर बन रही है, आप एक चेयर में एक टॉप पोर्शन बन रहा है और एक डाउन पोर्शन बन रहा है। डाउन पोर्शन में क्या हुआ कि यहाँ पे लेग्स बन रही हैं और सारी स्टैंड बन रहा है, और टॉप जो है उसमें अलग बन रहा है। इन दोनों को मिलाने तो चेयर आ रही। अब चेयर की डिमांड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, वो तो एक नॉर्मल लोग में से कोई भी ले जा सकता है। कोई भी आया, नॉर्मल पर्सन आया, वो चेयर उठा के ले जाएगा, उसे जरूरत होगी। लेकिन क्या एक कोई आके ऐसे सिर्फ चेयर की लेग ले जाएगा? नहीं, चेयर की लेग नहीं वो खाली ले जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा वो? इसलिए बिकॉज चेयर की लेग किसी यूज में नहीं है। इसका मतलब है चेयर की लेग को यूज करने वाले चेयर बनाने वाले हैं। इसका मतलब है अगर चेयर ज्यादा बनेंगी तो ही लेग्स ज्यादा सेल होंगी। दैट इज नोन टू बी एज अ डिपेंडेंट डिमांड, कि जब आपकी कोई चीज आने की डिपेंडेंसी किसी और चीज पे डिपेंड कर जाए, कि मतलब आपकी जो सेल्स है वो डिपेंडेंट है किसी और चीज की सेल्स पे। जितनी ज्यादा चेयर सेल होंगी तो उतनी होंगी। हाँ, चेयर्स की जो डिमांड है वो डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग नोन टू बी एज अ डिपेंडेंट डिमांड एंड देयर इज समथिंग नोन टू बी एज एन इंडिपेंडेंट डिमांड, जिसमें हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। यहां जो बात कर रहा है दैट इज टुवर्ड्स द डिपेंडेंट डिमांड। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ सिस्टम टू कैलकुलेट रिक्वायरमेंट फॉर डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स, कि वो उनकी बता रहा होता है रिक्वायरमेंट फॉर डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स। इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट की मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या देखना है? मटेरियल रिक्वायरमेंट तो देखनी, क्योंकि देखें एक चेयर को बनाने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो एक्चुअली चेयर में जितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो सारा डिपेंडेंट डिमांड ही होगी ना, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो मटेरियल इंडिविजुअली मार्केट में सेल नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसकी हमने रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि हमें आगे डिपेंडेंट आइटम की कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसी रिक्वायरमेंट को हम आगे लेकर चलेंगे। इट स्टैब्लिशेस अ शेड्यूल प्रायोरिटी प्लान शोइंग द कंपोनेंट रिक्वायर्ड एट ईच लेवल ऑफ असेंबली। हर लेवल ऑफ असेंबली पे हमें क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, एंड इज बेस्ड ऑन लीड टाइम्स। किस पे बेस करता है? लीड टाइम्स पे। कैलकुलेट द टाइम व्हेन दीज कंपोनेंट्स विल बी नीडेड, वो भी कैलकुलेट करता है द टाइम्स व्हेन दीज कंपोनेंट्स विल बी नीडेड, जब ये कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इट इज अ सिस्टम टू अवॉइड मिसिंग पार्ट्स ऑफ द एंड आइटम, यानी ये वो सिस्टम है जो अवॉइड करता है मिसिंग पार्ट्स ऑफ द एंड आइटम्स के, एंड आइटम्स के मिसिंग पार्ट्स को अवॉइड करना है। और अवॉइड करेगा ही तो उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट की तरफ जाएगा कि ये हमारे पास डेवलप होके ऐसी चीजें बनेंगी। इट इज अ सिस्टम टू अवॉइड मिसिंग पार्ट्स ऑफ द एंड आइटम्स के, जो मिसिंग पार्ट्स ऑफ एंड आइटम्स को बना सके। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इट स्टैब्लिशेस अ शेड्यूल शोइंग द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, यानी प्रायोरिटी वाइज कंपोनेंट्स, कौन सी चीजें कंपोनेंट्स में पहले चाहिए, कौन सी चीज बाद में चाहिए। ऑब्वियसली अगर चेयर बनानी है तो कोई कहेगा जी हाँ जी उसके पहले बाजू चाहिए, फिर उसके बाद उसे लेग्स चाहिए। नहीं, वो कहेंगे पहले लेग्स बना लेंगे और उसके बाद बाजू चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी एंड बेस्ड ऑन लीड टाइम, कि कितना टाइम लगेगा उस चेयर को की चीजों को पहुंचने में। दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम। कैलकुलेट्स द टाइम व्हेन दीज कंपोनेंट्स विल बी नीडेड, के कैलकुलेट करते हैं टाइम व्हेन दीज कंपोनेंट्स आर नीडेड। इट इज अ सिस्टम टू अवॉइड मिसिंग पार्ट्स फॉर द एंड आइटम। ये वो सिस्टम है जो मिसिंग पार्ट ऑफ द एंड आइटम में रिक्वायर्ड होता है, कि हमारे पास कितने मिसिंग पार्ट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कितने मिसिंग पार्ट्स हमारे पास सामने नजर आएंगे, यानी हाउ मेनी आर द मिसिंग पार्ट्स दैट एग्जिस्ट। सो दीज आर द आइटम्स दैट एग्जिस्ट, कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो सामने नजर आ रही हैं। तो दैट इज द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स।
मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस, वी नीड टू डिटरमिन हाउ टू ऑर्डर, क्या करना है हमने, पहला डिटरमिन हाउ टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर, कितना करना है ऑर्डर, एंड हाउ, क्या ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, एंड व्हेन टू, और कब ऑर्डर करना है। ये हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। दिस विल इन्वॉल्व लीड टाइम्स, कि कितनी देर में हमारा मटेरियल हमारे पास पहुंच जाएगा, बिल ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री स्टेटस एंड प्लानिंग डाटा, यानी लीड टाइम्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बिल ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा होगा, इन्वेंट्री स्टेटस एग्जिस्ट कर रहा होगा, और प्लानिंग डाटा एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, प्लानिंग और डाटा एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी ये चीजें हमें एट द स्पॉट रिक्वायर्ड होंगी कि हमने ये चीजों को सामने लेकर ही चलना है कि किन बेसिस पे हम कहेंगे कि ये चीजें आई। अब लीड टाइम क्या थी, हमने पहले भी डिस्कस किया है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेंट्री टू डिलीवर, कितना डिलीवर टाइम है, बिल्स ऑफ मटेरियल के, मिल्स मटेरियल से कितने बिल्स हैं, यानी अब भी आगे देखेंगे मिल्स ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है, इस टाइम इन्वेंट्री कितनी पड़ी है और कितनी ज्यादा हमारे पास इन्वेंट्री नजर आ रही है। उसके बाद हम कहेंगे जी प्लानिंग ऑफ डाटा, डाटा प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग ऑफ डाटा को लेकर हम साथ आगे चलेंगे। नाउ द नेचर ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड अभी भी हमने डिस्कस की थी, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि नेचर ऑफ डिमांड मींस व्हाट, कि नेचर ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। टू टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं, इंडिपेंडेंट डिमांड है और डिपेंडेंट डिमांड है। इंडिपेंडेंट डिमांड की बात करते हैं, इज नॉट रिलेटेड टू डिमांड फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, यानी जिसकी डिमांड किसी और चीज की डिमांड से रिलेटेड ना हो, एंड मस्ट बी फोरकास्ट, यानी और उसको फोरकास्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, यानी आप उसकी डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं लेकिन उसकी डिमांड किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल एमपीएस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम्स, यानी मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल एमपीएस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट आइटम, यानी जितनी मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के अंदर जो आइटम्स बनेंगे या जो फिनिश्ड गुड्स बनेंगी वो सारे के सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम्स होंगे। क्या होंगे वो, इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम होंगे। डिपेंडेंट क्या होंगे, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अदर आइटम्स और एंड आइटम्स। अब क्या होंगे, डिपेंडेंट क्या होंगे, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू other items or end items. Such demands should be calculated and should not be forecast. यानी इन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा और इनकी फोरकास्टिंग की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सिर्फ एक सिंपल सी एग्जाम्पल और एक और लेता हूं। इफ यू आर वर्किंग विद समथिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ कार्स की असेंबली की तरफ आप जा रहे हैं। अब मैं कहूंगा कि हाँ जी जो टायर्स हैं या उसके जो डोर्स हैं दे आर द डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स। अब ये जब तक नहीं वहां पे आपके कार जितनी बनेंगी उतने डोर्स सेल होंगे। क्या इंडिविजुअल डोर सेल्स होंगे? डेफिनेटली उनकी डिपेंडेंसी नहीं है। डोर्स जितने कंप्लीट हो जाएंगे उनकी ही यूजेज आगे जाएगी और वही यूजेज हमें आगे लेकर मूव करके फर्दर आगे लेकर जाएगा। तो दैट मींस दीज आर द डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स जिससे चलते हैं। सेम गोज विद द फूड। अगर मैं कहूं कि किसी चीज की इंडिविजुअलिटी है तो डेफिनेटली नहीं है। इफ यू वुड आस्क यू अबाउट दिस इंडिविजुअलिटी, तो इंडिविजुअलिटी नहीं है, उसमें काफी सारी चीजें मिलके the food will be completed. So that means the dependent demand items and independent demand items both have differences, यानी दोनों के आंसर्स वेरी कर रहे होते हैं और दोनों के आंसर्स क्या, दोनों की ओवरऑल नेचर भी वेरी कर रही होती है। तो डिमांड जिनको कैलकुलेट किया जाता है वो डिपेंडेंट डिमांड है। इंडिपेंडेंट डिमांड को सिर्फ फोरकास्ट किया जाता है। जो डिपेंडेंट डिमांड है उनको नॉर्मली ना फोरकास्ट किया जाता है, जस्ट कैलकुलेट किया जाता है कि हमें इतनी इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, एंड दैट इज अगेन यू कैन से अ रॉ मटेरियल। क्या कह सकते हैं हम? दैट इज यू कैन से अ रॉ मटेरियल। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम कह दें कि वो रॉ मटेरियल भी होते हैं और नॉर्मल डिमांड्स भी होती हैं, दोनों चीजें उसमें होती हैं। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल जूसेस की बात करूं, अब जूसेस का रॉ मटेरियल क्या है? दैट इज ऑरेंज, मैंगो एंड ऑल फ्रूट्स। अब मैं अगर कहूं कि जी ऑरेंज मैंगोज आर द डिपेंडेंट डिमांड आइटम, तो डेफिनेटली नहीं कहूंगा, बिकॉज पीपल यूज इट एज इन अ बेयर फ्रूट फॉर्म एंड ऑल्सो जूस कंपनीज ऑल्सो यूजेस, तो वहां पे उसकी दोनों तरफ से डिमांड आएगी, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट डिमांड में आएगा। जूस भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डिमांड में ही आएगा, लेकिन कुछ यूजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट पे चल रहे होते हैं कि जितने एक चीज बिकेगी तो अगली चीज उसी हिसाब से सेल होके आगे जाएगी। दिस इज हाउ द डिपेंडेंट डिमांड आइटम वर्क्स, यानी इस तरह से हमारे पास डिपेंडेंट डिमांड आइटम वर्क कर रहे होते हैं या वर्क करके आगे चल रहे होते हैं। So that is how the independent demand item work or dependent demand item works. So moving further,
अब देखें नेचर ऑफ डिमांड, एक एग्जांपल दी हुई, आप गौर से देखें। इंडिपेंडेंट डिमांड फोरकास्ट में टेबल बन रही है, टेबल की 4 लेग्स हैं, 2 एंड्स चाहिए, 2 साइड्स चाहिए, एक टॉप चाहिए, एक हार्डवेयर किट चाहिए। नाउ दीज आर, अब हार्डवेयर किट का मतलब क्या, उसके क्लैंप्स, उनकी नेल्स, उनके स्क्रूज, उनकी सेटलमेंट्स, उनकी सीट्स, यानी ये हर चीज दैट इज नोन टू बी एज अ हार्डवेयर किट। क्या कहते हैं इसे हम, कि ये हमारे पास हार्डवेयर किट। इफ यू हैव एन ऑर्डर ऑफ 23 टेबल्स, व्हाट कंपोनेंट वुड यू नीड टू प्रोड्यूस देम, यानी कि व्हाट कंपोनेंट्स वुड यू नीड टू प्रोड्यूस देम। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मुझे 23 टेबल्स बनानी, क्या चाहिए, 23 टेबल्स चाहिए, तो अंडरस्टूड सी बात है, मैं करूंगा क्या यहाँ पे देखिए, अब ये 4 लेग्स चाहिए एक टेबल के लिए, तो मैं क्या करूंगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 23। ये कितने चाहिए, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 23, और ये कितनी चाहिए, दैट इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 23, एंड दैट इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 23, एंड दैट इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 23। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, लेग्स कितनी चाहिए मुझे ऑलमोस्ट जो लेग चाहिए वो कितनी चाहिए होंगी, दैट इज अगेन almost you can say that is required by you can say that it is almost 23 into 4, so 2 plus 2 plus 2 and yeah, that is almost 92 legs चाहिए मुझे। यहाँ कितनी चाहिए हमें जी, that is almost 46 चाहिए मुझे, कितनी चाहिए 46, और यहाँ कितनी चाहिए, दैट इज अगेन 46 ही रिक्वायर्ड है मुझे ये चीज आइटम्स, और ये कितनी चाहिए, दैट इज 23, और ये कितनी चाहिए, दैट इज अगेन 23। नाउ मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया और मैंने कहा जी ये कंपोनेंट्स मुझे दरकार होंगे फॉर मेकिंग 23 टेबल्स, यानी 23 टेबल्स मेरे पास ऐसे बनेंगी और इन्हीं बेसिस पे बन के आगे चलेंगी कि हमारे पास कंप्लीट वैल्यूज हैं जो टेबल्स की हम यूज करेंगे और इसी की बेस पे हम आगे चलेंगे। सो दैट आर द कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक टेबल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआरपी, अब एमआरपी के भी डेफिनेटली जिस तरह बाकी चीजों के ऑब्जेक्टिव्स थे तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं हमारे पास। वन इज डिटरमिन रिक्वायरमेंट्स, व्हाट टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर, व्हेन टू शेड्यूल अ डिलीवरी। ये 4 चीजें जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स लाजमी होनी चाहिए। कौन सा, व्हाट टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर, यानी कब कितना क्या ऑर्डर करना है और कितना ऑर्डर करना है, एंड व्हेन टू ऑर्डर एंड व्हेन शेड्यूल डिलीवरी, कि कब उनकी डिलीवरी शेड्यूल होगी और जो हम लोग यूज करेंगे या जिन इन्वेंट्रीज को हम लोग यूज कर रहे हैं। कीप प्रायोरिटीज करंट, यानी कीप प्रायोरिटी का मतलब, करंट का मतलब ये है इट मस्ट बी एबल टू ऐड, डिलीट, एक्सपीडिट, डिलेट, चेंज ऑर्डर बेस्ड अपॉन प्रेजेंट प्रायोरिटी। यानी आप उनकी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट में दैट कुड बी चेंज, ऐड, डिलीट, एक्सपीडिट, डिले और चेंज ऑर्डर्स बेस्ड अपॉन प्रेजेंट प्रायोरिटीज, के वो प्रेजेंट प्रायोरिटीज के हिसाब से हम इसको ऐड, डिलीट और एक्सपीडिट और डिले कर सकते हैं। यानी इन सबको ऐड, डिलीट या एक्सपीडिट हम इजीली कर सकते हैं। तो दैट मींस की प्रायोरिटीज करंट, यानी करंट प्रायोरिटीज जितनी होंगी हम उसी के हिसाब से हम इसे आगे लेकर चलेंगे या इससे आगे मूव करेंगे। तो दैट मींस 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिटरमिन रिक्वायरमेंट्स, की प्रायोरिटीज करंट, और क्या करना है, व्हेन टू ऑर्डर, व्हाट टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर, एंड अगेन व्हेन इज योर शेड्यूल डिलीवरी, कि डिलीवरी कब शेड्यूल हो रही है। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम कहेंगे कि हाँ जी इस टाइम पे डिलीवरी हमारी शेड्यूल हो रही है, यानी इस बेस पे हमारी डिलीवरी आगे जाएगी या इन बेसिस पे हमारी डिलीवरी आगे मूव कर जाएगी। सो दैट इज हाउ दैट वर्क्स, दैट द की प्रायोरिटी करंट, इट मस्ट बी एबल टू ऐड, डिलीट और एक्सपीडिट, डिले एंड चेंज ऑर्डर बेस्ड अपॉन द प्रेजेंट प्रायोरिटीज। किस पे बेस कर होता है, बेस्ड अपॉन प्रेजेंट प्रायोरिटीज के, इतनी हमारी प्रेजेंट प्रायोरिटीज है और इसी हिसाब से हम इसे लेकर आगे चल रहे हैं। लिंकेज विद अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस। अब एमआरपी का क्या लिंक है अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम से। अगर आपको याद हो तो ये हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है, जिसमें हमने लास्ट रिवीजन में भी आइडेंटिफाई किया था कि ये हमारे पास चल रहा है बिजनेस प्लान, प्रोडक्शन प्लान, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, एमआरपी एंड पीसीस। और ये हमने कहा था ये एग्जीक्यूशन है, ये सारा का सारा पोर्शन क्या कहला रहा है, दैट इज प्लानिंग। क्या चीज है ये हमारे पास कि प्लान करें, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान इट, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, किन बेसिस पे हम प्लान कर रहे हैं। एमआरपी इज ड्रिवन बाय एमपीएस, यानी ये किससे निकल रही होती है, एमआरपी इज ड्रिवन बाय एमपीएस, जिसमें हम मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, यानी हमारे पास स्केड्यूल आ रहा होता है
और इसी के ऊपर हम देख रहे होते हैं क्या हमारे पास मास्टर प्लानिंग स्केड्यूल आ रहा है। एमआरपी इज ड्रिवन बाय एमपीएस, इट इज कंसर्न विद द कंपोनेंट। अभी किससे कंसर्न होता है? विद द कंपोनेंट्स नीडेड टू मेक एंड आइटम, यानी ये उन कंपोनेंट से रिलेट कर रहा होता है दैट इज नीडेड टू मेक एंड आइटम्स, ये वो कंपोनेंट्स हैं। एमआरपी इन टर्न्स ड्राइव और इज इनपुट टू प्रोडक्शन। अब क्या है? एमआरपी इन टर्न्स ड्राइव और इनपुट टू प्रोडक्शन कंट्रोल एंड परचेज, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हैज एन इनपुट फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल। किसके लिए इनपुट? उसमें प्रोडक्शन कंट्रोल एंड परचेजिंग, कि जितनी हमारी प्रोडक्शन कंट्रोल होनी है एंड परचेजिंग होनी है वो सब उसके लिए क्या है? इनपुट है। क्या है हमारे पास? इनपुट है उसके लिए, और उसी इनपुट को हम देखते हुए आगे चलेंगे। सो दैट एमआरपी इज इन टर्न्स ड्राइव और इज इनपुट टू प्रोडक्शन कंट्रोल पीसी एंड परचेजिंग, के परचेजिंग के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट इज लिंकेज विद अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लान एंड कंट्रोल फंक्शंस। नाउ द इनपुट्स टू एमआरपी, एमआरपी की इनपुट्स कितनी, यानी इनपुट्स टू एमआरपी सिस्टम कितनी। अब यहां पे देखें तो ये 4 इनपुट्स हैं, कितनी हैं? 4 इनपुट्स हैं। देखें, एक है इन्वेंटरी स्टेटस, एक है एमपीएस, एक है बिल ऑफ मटेरियल और एक है हमारे पास प्लानिंग डाटा। क्या है हमारे पास? प्लानिंग ऑफ डाटा। तो यहां क्या कहेंगे हम? इन्वेंटरी स्टेटस, एमपीएस, बिल ऑफ मटेरियल, प्लानिंग डाटा। तो पहली बात करेंगे हम किसकी? इन्वेंटरी स्टेटस की। और यहां अब यहां से तो ड्रॉ हुआ है, यहां से तो ये एमआरपी बना है कि मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के बाद, जो आपके पास अभी हमने पहले भी स्टडी किया था, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के बाद आपके पास ये डायरेक्ट ड्रॉ डाउन होता है टूवर्ड्स मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को आया तो इसका मतलब प्लानिंग ऑफ डाटा भी हमने किससे करना है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और बिल ऑफ मटेरियल भी यहाँ पे क्या रखना है? इंक्रीज रखना है। और इन्वेंटरी स्टेटस भी यहाँ पे बढ़ा के रखना है। तो मतलब ये दीज आर द 4 आइटम्स जिनका हमारे पर ओवरऑल सिस्टम्स पे आ रहा है, और इस पे हम लोगों ने कहा है कि दैट इज इन्वेंटरी स्टेटस या प्लानिंग डाटा और बिल ऑफ मटेरियल या एमपीएस हमारे पास चाहिए होगा। 4 मेजर इनपुट्स इसके अंदर कितने चाहिए हमें? 4 मेजर इनपुट्स चाहिए। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल एमपीएस, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स जो हमें चाहिए कितने हैं? प्लानिंग डाटा एंड बिल ऑफ मटेरियल। यानी मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल एमपीएस चाहिए, इन्वेंटरी रिकॉर्ड चाहिए, प्लानिंग डाटा चाहिए एंड बिल ऑफ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए हमें? बिल ऑफ मटेरियल चाहिए, बिकॉज यही चीजें हैं जो हमें गाइड करती हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जिसे हम कहते हैं कि फर्दर डेवलप जिस तरह होना है उसके हिसाब से ये से गाइड कर रही होती हैं कि कैसे और किस तरह से हमारे पास फ्यूचर की डेवलपमेंट्स इसमें नजर आएंगी। तो ये हमारे पास आ रहा है दैट इज इनपुट टू एमआरपी सिस्टम। क्या है ये? इनपुट टू एमआरपी सिस्टम के इनपुट्स हमें ये 4 किस्म की रिक्वायर्ड हैं। अब आगे देखें मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। अब हम 1 बाय 1 उन सारी इनपुट्स को स्टडी करेंगे कि इनपुट्स किस किस्म की चाहिए। अब मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल की अगर बात करूं मैं, तब एमपीएस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्लान एंड शेड्यूल्ड ऑर्डर। किसके बारे में बता रहा है? प्लान एंड शेड्यूल्ड ऑर्डर्स, कि जो ऑर्डर्स हमारे पास प्लान है और जो हमारे पास शेड्यूल्ड हैं वो कौन से हैं फॉर एंड आइटम्स। और वो किसके लिए बता रहा है? प्लान ऑर्डर फॉर एंड आइटम्स, के जो एंड आइटम्स को काम होना है। हाउ मच इज वांटेड एंड व्हेन, यानी ये किसको आंसर कर रहा है? हाउ मच इज वांटेड एंड व्हेन, कि कितना चाहिए और कब चाहिए। क्या कह रहा है वो? कितना चाहिए और कब चाहिए। तो दैट मींस मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल एमपीएस की बात कर रहे हैं। इन्वेंटरी स्टेटस, इन्वेंटरी स्टेटस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल, यानी क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स द स्टेटस ऑफ ईच आइटम। इन्वेंटरी रिकॉर्ड क्या होगा? स्टेटस ऑफ ईच आइटम इंक्लूडिंग अमाउंट ऑन ऑर्डर एंड ऑन हैंड एंड द लोकेशन। यानी क्या हो गया? इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स द स्टेटस ऑफ ईच आइटम, क्या होता है? स्टेटस ऑफ ईच आइटम इंक्लूडिंग अमाउंट ऑन ऑर्डर एंड ऑन हैंड एंड द लोकेशन। यानी ये सारी चीजें आ रही हैं कि उसके अंदर क्या है स्टेटस में, इंक्लूडिंग अमाउंट ऑन ऑर्डर एंड ऑन हैंड एंड द लोकेशन, यानी कि ऑन हैंड भी है एंड द लोकेशन में भी एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ इनपुट टू एमआरपी। क्या होगा यहाँ पे? इनपुट टू एमआरपी। इनपुट्स टू एमआरपी सिस्टम। एमआरपी सिस्टम को फर्दर क्या है? बिल ऑफ मटेरियल आ गया। अब बिल ऑफ मटेरियल क्या है? डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट एंड क्वांटिटी ऑफ ईच नीडेड
टू मेक 1 यूनिट, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी कितनी मटेरियल और कितना कितना क्वांटिटी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ बिल ऑफ मटेरियल। क्या कहेंगे उसे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ बिल ऑफ मटेरियल। कि बिल ऑफ मटेरियल हमारे पास कितना है और किस बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मींस बिल ऑफ मटेरियल हैज इट्स ओन वैल्यू, और वो हमें गाइड करता है कि हमने किधर, कैसे और कब जाना है। द प्लानिंग डेटा, अब यहां पे क्या हो रहा है? प्लानिंग डेटा। प्लानिंग डेटा इंक्लूड्स लॉट साइज, लीड टाइम, स्क्रैप फैक्टर्स, यील्ड फैक्टर एंड द सेफ्टी स्टॉक। समझ रहे बात को कि प्लानिंग डेटा में क्या आ रहा है? प्लानिंग डेटा इंक्लूड्स लॉट साइज, कि हमने क्या करना है? लॉट साइज को डिफाइन करना है, प्लान करना है। स्क्रैप फैक्टर्स को डिफाइन करना है, लीड टाइम को डिफाइन करना है, यील्ड फैक्टर को डिफाइन करना है, एंड सेफ्टी स्टॉक को भी आइडेंटिफाई करना है कि जितना हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है वो उसी हिसाब से हमने उसको एडजस्ट करते जाना है। द कंप्यूटर्स आर नीडेड बिकॉज दे आर फास्ट। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज पढ़ी थी तो वहां पे सारी बात है, एक चीज और आ रही थी, दैट इज ऑफ द कंप्यूटर आर नीडेड बिकॉज दे आर फास्ट। यानी कंप्यूटर तब रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज दे आर फास्ट, एक्यूरेट एंड हैव एबिलिटी टू मैनिपुलेट कंपैटिबिलिटी डाटा। यानी क्या हुआ यहाँ पे? एबिलिटी टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन क्वालिटी। दैट इज द कंप्यूटर्स आर नीडेड बिकॉज दे आर फास्ट, यानी कि वो फास्ट होते हैं, एक्यूरेट एंड हैव एबिलिटी टू स्टोर मैनिपुलेटेड डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन क्वालिटी, यानी कि वो इंफॉर्मेशन रैपिडली को भी मूव करा रहे होते हैं या मूव करके आगे चल रहे होते हैं। The next thing is towards the bill of material। किसकी तरफ जा रहे हैं अब हम? बिल ऑफ मटेरियल के। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है और किस बेस पे? अगेन बिल ऑफ मटेरियल की हमने पहले डेफिनेशन देखी है एपिक से। A listing of all sub-assemblies, intermediate part or raw materials that go into making parent assembly showing the quantities of each required to make it assembly। अब क्या मतलब? वो लिस्टिंग ऑफ ऑल सब असेंबली आइटम्स, इंटरमीडिएट पार्ट्स और दैट go into making and the present, यानी क्या? that go into the making the parent assembly showing the quantity of each required to make the assembly, यानी कि हमारे की क्वांटिटी बताएगा कि एक असेंबली में हमें क्या क्या चीजें और कब कब रिक्वायर्ड है। The bill of material shows all parts required to make one item, यानी bill of material वो सारी चीजें शो करेगा कि जो रिक्वायर्ड है to make one item, कि जब आपने इसे एक आइटम में रखा है। Each part और item has only one part number, यानी हर पार्ट या आइटम नंबर के पास एक ही पार्ट नंबर है, यानी everyone has a part number, so that is every part has one number। So these are the items that exist। अब इसका मतलब बिल ऑफ मटेरियल का बात यह है कि उसमें क्या क्या चीजें चाहिए एक असेंबली के लिए, वो सारी की सारी उसमें रिटन डाउन होती हैं या राइट की हुई होती हैं, जो हमें बता रही होती है कि हमारे पास कितना और कैसे एवेल्युएशंस आ रही हैं, कैसे नजर आ रही हैं एवेल्युएशन। सो दैट इज नोन टू बी एज अ बिल ऑफ मटेरियल, कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा? दैट इज नोन टू बी एज अ बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल शोज ऑल पार्ट्स रिक्वायर्ड टू मेक वन ऑफ द आइटम, यानी कि कितने एक चीज को चाहिए और उससे हम लोग बताएंगे। अब याद रखिएगा बिल ऑफ मटेरियल हम कई जगह यूज करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिल ऑफ मटेरियल क्या है। ये सिंपल यूज समझ लें कि एक तरह से छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है ऐसा, जिसमें हर चीज की लिस्टिंग दी हुई होती है, और लिस्टिंग दी हुई होती है तो आप कहते हो जी हाँ जी इसमें हर चीज में ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो इसीलिए हमने ये चीजें डेवलप करेंगे या यही चीजें हमने बनानी है, या व्हाट यू कैन से इज द डेवलपमेंट ऑफ दीज आइटम्स, कि ये आइटम्स हमारे पास इन बेसिस पे या इस तरह से ये इन बेसिस पे डिसाइड होंगे। नेक्स्ट, अब बिल ऑफ मटेरियल को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखें बिल्स ऑफ मटेरियल्स इज द थिंग, जैसे कहते हैं ना, अब यहां से पता लग रहा है कि मेन चीज जो है रिक्वायरमेंट जो मटेरियल की बतानी है वो तो हमें बिल ऑफ मटेरियल ने बतानी है, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल जो हमें कहेगा हमने उसी के हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट्स को जनरेट करना है। अब वो हमें जो भी कहेगा हमने उसी को लेके हमने फर्दर आगे जाना है और उसी को लेके हमने फर्दर आगे मूव करना है। तो इसका मतलब है पेरेंट हमने देखना है कि क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और वो हमें कौन बताएगा एक प्रोडक्शन के लिए, दैट इज बिल्स ऑफ मटेरियल। के बिल्स ऑफ मटेरियल हमारे पास कितने हैं और कैसे।
एन असेंबली इज कंसिडर्ड अ पेरेंट। अब यहां पे क्या मतलब है, असेंबली इज कंसिडर्ड अ पेरेंट एंड द आइटम दैट कंप्राइजेस इट आर कॉल्ड एज कंपोनेंट आइटम। यानी असेंबली जो हम लोग कह रहे हैं वो बार बार उसका मतलब क्या है, उसका दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं दैट इज नोन टू बी एज अ पेरेंट। यानी पेरेंट चीज जो आपकी बन रही है दैट इज नोन टू बी एज अ असेंबली, और द आइटम दैट कंप्राइजेस इट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट आइटम। जो आइटम्स उसमें कंप्राइज होते हैं उसे क्या कह रहे होते हैं, कंपोनेंट आइटम्स के। वो हमारे पास क्या चीजें हैं, कंपोनेंट आइटम। सेम इज द गोल कि मैंने अभी ये टेबल की एग्जांपल दी थी, वहां पे देखें। अब जो टेबल बन रही है दैट इज नोन टू बी एज योर मेन पेरेंट आइटम। ये हमारे पास क्या है, पेरेंट आइटम, और ये सारे के सारे इसके अंदर जो एडिशनल चीजें चाहिए वो कहला रही हैं कंपोनेंट्स। तो अब याद रखिएगा जब भी हम बात करेंगे पेरेंट या कंपोनेंट की, तो यू नो दैट कि व्हाट इज बीइंग मेंट बाय दैट, कि ये किन बेसिस पे डिसाइड हो रहा है और कैसे डिसाइड हो रहा है। तो पेरेंट एंड कंपोनेंट मस्ट बी डिसाइडेड इन द सेम मैनर, कि इसी मैनर में हमारे पास पेरेंट और कंपोनेंट हमारे पास डिफाइन होके सामने नजर आने चाहिए। तो दैट इज पेरेंट and other one thing is components, ठीक है ना। An assembly is considered as parent and the item that comprises it are called as component items। के items जो से आ रहे हैं that are known to be as a component items, के वो component items हमारे पास exist कर रहे हैं। अब आ रहा है आगे बिल्स ऑफ मटेरियल। किस चीज की बात आ रही है, बिल्स ऑफ मटेरियल। द मल्टी लेवल बिल्स इज मेड अप ऑफ सब असेंबलीज। अब मल्टी लेवल बिल्स आर मेड अप ऑफ सब असेंबलीज के, सब असेंबलीज की बिल्स चाहिए, ठीक है ना। अब बिल्स ऑफ मटेरियल, अब मल्टी लेवल बिल्स इज मेड अप ऑफ सब असेंबलीज। द सब असेंबलीज रिफ्लेक्ट द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लान टू बिल्ड प्रोडक्ट। अब वो क्या होता है, सब असेंबलीज शो करते हैं वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या शो करते हैं, वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि किस तरीके से आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है और किस तरह से करनी है मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमने उसी चीज को आगे लेकर चलना है। यानी हमारे पास कैसे, द लोएस्ट आइटम ऑन द बिल आर यूजुअली परचेज्ड पार्ट्स। अच्छा, अब वहां पे क्या होगा, सबसे आखिरी आइटम जो लिखा होगा बिल ऑफ मटेरियल में वो क्या होगा, परचेज पार्ट। दैट इज बीइंग अ लास्ट आइटम, कि जो हमने बनाए नहीं है बल्कि खरीदे हैं। क्या किए हमने, उन्हें खरीदे हैं। ऑल पार्ट्स एंड सब असेंबलीज हैव यूनिक नंबर्स। अब क्या हो गया यहाँ पे, ऑल पार्ट्स एंड असेंबलीज हैव यूनिक नंबर, कि जितनी भी पार्ट्स या असेंबलीज हैं उनके पास क्या है, यूनिक नंबर है, एक यूनिकनेस है। बाय कन्वेंशन द फाइनल असेंबली इज कंसिडर्ड लेवल 0। अब क्या हुआ, बाय कन्वेंशन द फाइनल असेंबली इज कंसिडर्ड लेवल 0। क्या हो गया, बाय कन्वेंशन अगर बात करें तो फाइनल असेंबली इज कंसिडर्ड लेवल 0। जो आपके पास आखिरी लेवल है या जिसमें आपने सारी चीजें जोड़ के चेयर या टेबल बनानी है, उस लेवल को कहते हैं 0। क्या कहते हैं उसे, 0 लेवल। लेवल डाउन द बिल आर नंबर्ड कंसेक्टिवली। अब उससे एक स्टेप पीछे है तो वी वुड से 1, उससे एक स्टेप 2 स्टेप पीछे है तो हम कहेंगे वी वुड से 2, एंड उससे 3 स्टेप नीचे तो वी वुड से 3, और उससे लास्ट स्टेप बिल्कुल रॉ मटेरियल पे तो वी वुड से इट्स 4। So that means कि each and every time, यानी हमारे पास इस चीज की वैल्यूएशंस वेरी कर रही होती हैं। लेवल डाउन द बिल्स आर नंबर्ड कंसेक्टिवली, कि बिल्स जो हैं वो कंसेक्टिवली नंबर्ड होते हैं। यानी कि बाय कन्वेंशन द फाइनल असेंबली इज कंसिडर्ड लेवल 0, कि जो फाइनल असेंबली हो रही है दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज लेवल 0, कि ये लेवल 0 की बात हो रही है, या 0 लेवल पे हम एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, कि दैट हाउ दे आर बीइंग एडजस्टेड एंड हाउ दे आर बीइंग इन द वर्किंग सिचुएशन। Now the next, the multi-level bill is the collection of। अच्छा, अब देखें मल्टी लेवल बिल्स हैं। अब मल्टी लेवल का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास अभी एग्जांपल, जारी बात है हमारे सामने टेबल्स की, तो मैं टेबल्स की एग्जांपल को देता हूं। मैं कहता हूं दिस इज द टेबल, वी रिक्वायर लेग्स, साइड्स, टॉप, बॉटम। सपोज दीज आर द एग्जांपल्स। ये हमने सारी चीजें बना ली। अब मैंने अगर यहां बना ली, ये मेरे पास टेबल बन रही है। अब लेग्स को जब हमें बनाना है तो मैंने कहूंगा जी लेग्स के लिए मुझे स्क्रूज भी चाहिए, वुड भी चाहिए, और उसके लिए ओवरऑल मुझे थ्रेशर भी चाहिए। इस यही चीजें हैं, वुड एंड मेटल, ये चीजें हमें चाहिए। यहां पे भी यही है कि हमें वुड रिक्वायर्ड है एंड स्क्रूज रिक्वायर्ड है। इधर भी हमारे पास वुड रिक्वायर्ड है और स्क्रूज रिक्वायर्ड है। अब यहां पे गौर से देखें तो ये सारी की सारी क्या है, एक तरह से मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग
for this thing. This is the material requirement planning for this thing. This is the material requirement planning for this thing, and this is the material requirement planning फॉर दिस थिंग, यानी ईच एंड एवरी आइटम की है। अब अगर मैं बात करूं कि इन सारों की रिक्वायरमेंट और टेबल की रिक्वायरमेंट एक पेज पे ड्रॉ करूं तो वो कहलाएगा दैट इज नोन टू बी एज अ मल्टी लेवल बिल। और अगर मैं एक एक को इंडिविजुअल करके बात करूंगा तो दैट इज नोन टू बी एज अ सिंगल लेवल बिल। क्या कहेंगे उसे हम? सिंगल लेवल बिल। ईच सिंगल लेवल बिल शोज द पार्ट टू मेक वन पेरेंट, यानी कि हर मल्टी लेवल बिल में, सिंगल लेवल बिल में ये बताओगे कि वो पार्ट कैसे बना, दैट इज यूज टू मेक द पेरेंट, यानी वो पार्ट हम कैसे बनाएंगे या कैसे बना है, दैट इज बीइंग यूज टू मेक द पेरेंट, यानी कि पेरेंट को हमने जब बनाना है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। To reduce storage space and to make maintenance easier, the computer storage stores single level bills only, यानी कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 1 by 1 करके इसे पिक करेगा, इकट्ठा नहीं पिक कर पाएगा, यानी इंडिविजुअली तौर पे उसे पिक करेगा। आइटम कैन बी बोथ पेरेंट ऑफ अ कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑफ अदर पेरेंट्स, यानी कि आइटम्स दोनों हो सकते हैं, पेरेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी पेरेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, और कंपोनेंट्स ऑफ अदर पेरेंट्स, यानी जो और कंपोनेंट्स ऑफ अदर पेरेंट्स भी हो सकते हैं। दैट इज नोन टू बी एज अ बिल ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं इसे हम? कि ये हमारे पास एक तरह से क्या है? बिल ऑफ मटेरियल, कि ये बिल ऑफ मटेरियल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। Now the next thing is the bill of material, low level coding and netting. अब देखें, that is the new concept that is coming. A component may reside on more than one level in bill of material, यानी कोई एक कंपोनेंट ऐसा भी हो सकता है जो एक से ज्यादा, यानी कहते हैं कि एक लेवल से ज्यादा पे एग्जिस्ट कर रहा हो, मींस एक ही चीज है जो कई एक जगह पे लेवल पे यूज हो रही हो, तो इसका मतलब है वो एक तरह से मल्टी लेवल पे क्या कर रहे हैं, दैट इज टुवर्ड्स द यू कैन से it gives you a price के हाँ जी वन लेवल ऑफ बिल ऑफ मटेरियल को हम लोग कैसे डिसाइड करें, कैसे होगा। द लो लेवल कोड इज द लोएस्ट लेवल ऑन विच पार्ट रिजाइड्स इन ऑल बिल ऑफ मटेरियल, यानी क्या मतलब द लो लेवल कोड इज द लोएस्ट लेवल ऑन विच पार्टी रिजाइड्स, यानी लोएस्ट लेवल जो है जिसपे पार्टी रिजाइड करती है इन ऑल बिलिंग मटेरियल। एवरी पार्ट हैज ओनली वन लो लेवल कोड, यानी हर पार्ट के पास एक लेवल कोड है, यानी क्या है हमारे पास? एक लेवल कोड है। Low level are determined by low level are determined by starting at lowest level, यानी किधर से स्टार्ट होता है? लो लेवल कहां से स्टार्ट होता है? By starting with the lowest level, कि लोएस्ट लेवल से स्टार्ट किया जाए, ऑफ अ बिल ऑफ अ मटेरियल, किससे स्टार्ट किया जाए? बिल ऑफ अ मटेरियल से स्टार्ट किया जाए। तो अब एंड वर्किंग अप, अब क्या होगा? एंड वर्किंग अप रिकॉर्डिंग द लेवल अगेंस्ट द पार्ट, यानी वर्किंग अप भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ लेवल भी कर रहे हैं अगेंस्ट द पार्ट, के अगेंस्ट द पार्ट उसकी रिकॉर्डिंग हो रही। इफ द पार्ट अकर्स ऑन द हाईएस्ट लेवल, क्या होता है कि अगर पार्ट अकर करता है ऑन द हाईएस्ट लेवल, इट्स एग्जिस्टेंस ऑन स्लोअर लेवल हैज ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड, यानी उनका एग्जिस्टेंस ऑन लोअर लेवल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि लोएस्ट लेवल पे कितना आ रहा है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग में नजर आ रहा है। ऑन द लो लेवल कोड्स आर ऑब्टेन्ड, द नेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर ईच पार्ट कैन बी कैलकुलेटेड, यानी ऑन द लो लेवल कोड्स, यानी कि जो लो लेवल कोड्स आर ऑब्टेन्ड, द नेट रिक्वायरमेंट फॉर ईच पार्ट कैन बी कैलकुलेटेड, यानी कि हमारे पास रिक्वायरमेंट फॉर ईच पार्ट इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ लो लेवल कोडिंग एंड नेटिंग। क्या कहते हैं इसे हम? लो लेवल कोडिंग्स एंड नेटिंग, के कोडिंग हमारे पास कितनी होनी है और नेटिंग हमारे पास कितनी और किस बेसिस पे होनी है। सो दिस इज नोन टू बी एज अ बिल ऑफ मटेरियल। अब बिल ऑफ मटेरियल के यूजेस कौन कौन से हैं? अब यूजेस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल क्या क्या हैं? अब गौर से देखिएगा। वन इज प्रोडक्ट डेफिनेशन, अदर वन इज दो and the engineering and challenge control, and the third one is the service parts, fourth one is the planning, fifth one is the order entry, manufacturing cost, etc. So that is the use of bill of material के, यानी इन एरियाज में bill of material का यूजेज ज्यादा है। Maintaining bill of material and their accuracy is extremely important, यानी maintaining of bill of material के जब भी हमने maintain करना है bill of material and their accuracy is extremely important, कि bill of material को record करना, maintain करना और accuracy को ध्यान रखना is extremely important, यानी ये बहुत ज्यादा important है या बहुत ज्यादा अपने लेवल पे importance की तरफ जा रहा है। So that means कि maintaining bill of material is and their accuracy is one of the important or a prioritized item.
नेक्स्ट है हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल। अब आगे देखते जा रहे हैं लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स। बिल ऑफ मटेरियल्स में लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स एंड मटेरियल नीडेड टू मेक प्रोडक्ट। लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स एंड मटेरियल नीडेड टू मेक प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें क्या चीज चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए। कैसे कहूंगा मैं, कंपोनेंट्स चाहिए टू मेक पेरेंट्स। क्या बनाएंगे हम, टू मेक पेरेंट, जो हमने अभी लैंग्वेज पढ़ी है। तो इसका मतलब भी यहां पे यही है कि हमें कंपोनेंट्स चाहिए लिस्ट की टू मेक द पेरेंट्स। प्रोवाइड्स प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कैसे और किस तरह से हमारे यहाँ वर्कआउट करेगा। प्रोवाइड्स प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, आइटम्स अबव गिवन लेवल आर कॉल्ड पेरेंट। अब देखिए यहाँ फिर कह रहा है पेरेंट्स एंड आइटम्स बिलो आर कॉल्ड चिल्ड्रन। ये भी एक तरीका है कि पेरेंट और कंपोनेंट क्या लें या पेरेंट और चिल्ड्रन क्या लें, कि जो उसके बच्चे हैं उससे हमने क्या किया, पेरेंट को डेवलप कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दैट आर नोन टू बी एज अ पेरेंट एंड कंपोनेंट, यानी क्या चीज हमारे पास आ रही है, पेरेंट एंड कंपोनेंट के जितने हमारे पास पेरेंट है उसी हिसाब से हमारे पास कंपोनेंट्स भी एग्जिस्ट करने के, हाँ जी इतने कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में हैं और इस तरह से एग्जिस्ट होके आगे चल रहे हैं। अब यहां देखिएगा दैट मीन्स लेवल्स आ रहे हैं। अब लेवल्स कैसे आ रहे हैं ये देखिए जाइएगा, BOM बिल ऑफ मटेरियल एग्जांपल। अब यहां एग्जांपल देखिएगा कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर और समय। अब यहां कैसे अब आ रही देखें, ए है, बी स्पीकर किट है, यहाँ क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड 12 स्पीकर किट है, हाँ स्टैंडर्ड 12 स्पीकर किट विद AMP बूस्ट स्पीकर। अब यहाँ क्या है, पैकिंग बॉक्स एंड इंस्टॉलेशन किट, वायर फोक्स एंड यहाँ स्पीकर, यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये चीज बन रही है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे तो हमारे पास ये चीज डेवलप हो रही है। सेम गोज ओवर हियर कि यहाँ पे AMB बूस्टर है और यहाँ 12% जो है वो स्पीकर है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 12 स्पीकर बूस्टर असेंबली इज बीइंग ऑन द बेड, यानी यू कैन से कि यू आर डेवलपिंग। और पैकेजिंग और इंस्टॉलेशन बॉक्स सबका सेम है। अब यहाँ गौर से देखें तो बिल ऑफ मटेरियल में पैकेजिंग और इंस्टॉलेशन एक ही जगह से कवर अप हो रहे हैं। दैट मींस दिस इज नोन टू बी एज अ रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसीलिए कहते हैं फैमिली वाइज प्लानिंग करें। जब दोनों चीजों की सेम चीजें आ रही हैं, मतलब दोनों चीजें सेम चीजें यूज कर रहे हैं, तो आप एक ही पॉइंट पे खड़े होकर इन दोनों की पैकेजिंग को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने इन्हें किस तरह से मॉनिटर करना है और किन बेसिस पे मॉनिटर करके आगे लेकर आपने चलना है। तो दैट इज पैकेजिंग बॉक्स एंड इंस्टॉलेशन किट ऑफ वायर, बोल्ट्स एंड स्क्रू, यानी कितनी किट है ऑफ वायर्स है और कितने स्क्रूज हमारे पास इन्वॉल्व हैं। सो दैट मींस कि हमारे पास ये चीजें इस तरह से इन्वॉल्व होंगी और उसी के हिसाब से हमारे पास एग्जिस्टेंस नजर आएगी। तो हमने क्या किया, पैकेजिंग सेम तरीके से आई, बट दूसरी चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो अलग की सेपरेट है, यानी एक की स्पीकर है और एक की AMP बूस्टर्स हैं और ये दोनों की दोनों चीजें सेपरेट नजर आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे, अब इससे अब मैं हल्का सा बैक करूं तो यहां पे वो बता रहे कि कितने कितने यूनिट्स बता। अब ये लेवल है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। अब ए है, ए हमें चाहिए, वो कह रहा है जी ए को बनाने के लिए द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर फॉर ए। अब ए के लिए हमें B2 चाहिए, C3 चाहिए। क्या चाहिए हमें, B2 चाहिए, C3 चाहिए। और B2 को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, B2 को बनाने के लिए D2 चाहिए और E2 चाहिए, और यहां भी E2 चाहिए और F2 चाहिए। लेकिन इसको फर्दर, F को फर्दर बनाने के लिए हमें G1 चाहिए और D2 चाहिए, यानी कि G1 हमारे पास आएगा और D2 आएगा हमारे पास। तो दैट इज नोन टू बी एज अ 12% ऑफ, यानी यू कैन से कि देखें किस तरह से हमारे पास ब्रेक डाउन आ रहा है, और जिस तरह से भी ये ब्रेक डाउन है वही हमें गाइड करेगा हमने किधर पे लेकर जाना है और कैसे से लेकर हमने आगे आइडेंटिफाई करना है। तो किस तरह से हमारे पास आइडेंटिफाई हो रहा है। अब देखिए हर एक लेवल को हम लोग सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब हर एक लेवल को हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो दैट मींस कि हमारे पास हर एक की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। अब देखें 2 B2 चाहिए, 3 C कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो A के लिए B2 और C3 चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ या अगली इस पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, B कितने चाहिए हमें, 2, C चाहिए 3। तो हमने कहा जी यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ हमने क्या किया कि हमने कहा जी सपोज वी आर मेकिंग हाउ मच यूनिट्स, वी आर मेकिंग 50 यूनिट्स। कितने यहाँ पे बना रहे हैं हम, दैट इज 50 यूनिट्स हम बना रहे हैं। किसके, ए के हम कितने 50 यूनिट्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे 50 यूनिट्स बना रहे हैं तो हमने कहा जी इसका मतलब है ए के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है बी की 2 इंटू ए है, 2 इंटू 50 है, 3 इंटू 50 है, 100 आ गया और 150 हमारे पास जनरेट हो गया। आगे चलते हैं।
अब डी कितना चाहिए, डी हमारे चाहिए 2 इंटू नंबर ऑफ बीज एंड डू। अब यहां पे गौर से देखिएगा, बैक पे मैं जा रहा हूं डी के हिसाब में। अब डी हमारे पास यहां पे ये है स्पीकर, 2 तो चाहिए बी के लिए, सी के लिए हमें चाहिए 2। अब यहां पे हमने कैलकुलेशन देखनी है, तो यहां क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड फर्दर 2। अब यहां पे 2 एक दफा, अब यहां पे क्या आ रहा है डी 2 इंटू नंबर ऑफ बीज, 2 इंटू नंबर ऑफ एफ, यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ एफ चाहिए। यानी कि मतलब डी को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 चीजें यहां पे रिक्वायर्ड हैं, यानी कि हमारे पास दोनों चीजें यहां पे एग्जिस्ट करेंगी। ये देखें यहां पे, अब यहां देखें तो ये हमारे पास आ गया, यही आ गया हमारे पास दिस वन। अब पूरी चेन देखें, क्या करने हैं अब हम, आप पूरी चेन देखें, यहां से ये है, ये आ रहा है ना। तो हमने पहले क्या किया था, 2 इंटू बी किया था, और अब हमारे पास आ रहा है डी। तो इसका मतलब है अब क्या करेंगे हम, डी के लिए 2 इंटू डी प्लस, अब यहां पे हमें डी और चाहिए सी के लिए भी, तो यहां करूंगा क्या 2 इंटू डी, और साथ ही एफ को भी करूंगा प्लस 2 इंटू एफ। यानी हमारे पास एक तरह से 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही होंगी। अब देखना यहां पे, अब यहां क्या 2 इंटू 20, क्योंकि यहां पे तो देखें बैक वाले में कोई चीज भी इन्वॉल्व नहीं है, और क्या नहीं है हमारे पास, कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्ट बी की तरफ जा रहा हूं। यानी 2 इंटू मैंने क्या किया, बी किया। नीचे वाले में देखना क्या हुआ है, अब यहां पे हमें डी के लिए क्या है, 2 इंटू एफ चाहिए। क्या चाहिए हमें, 2 इंटू एफ चाहिए। तो अब अगर मैं 2 इंटू एफ की तरफ जाता हूं, तो वो देखिएगा यहां क्या आ रहा है 2 इंटू एफ। तो मैंने कहा जी 2 चाहिए, एफ इधर पे हमें कितने चाहिए, 2 इंटू एफ चाहिए हमें इतने यहां पे बनने के लिए। तो हमने कहा जी यहां पे आइए, हमें डी के लिए, द पार्ट डी के लिए हमें एफ भी चाहिए और यहां पे हमें जी भी चाहिए। तो यहां पे मैंने इजीली इन दोनों को एड अप कर दिया। क्या कर दिया, मैंने इन दोनों को एड अप कर दिया। अब पार्ट डी की बात हो रही है ना डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में पार्ट डी हमें ऐसे ही रिक्वायर्ड होगा। अब उसके बाद पार्ट ई के लिए 2 इंटू 20। अब यहां पे क्या हो रहा है, 2 इंटू 20 है ई के लिए, यानी 2 इंटू बी के, बी के लिए हमें कितने चाहिए, बी अगर बनाना है पार्ट डी तो हमें 2 इंटू ई चाहिए। तो हमने कहा जी ई पार्ट हमें इतना रिक्वायर्ड है। और इसी के साथ मैं कहूंगा कि यहां पे हमारे पास ई हमें यहां पे एक पे नहीं रिक्वायर्ड है, 2 जगह पे रिक्वायर्ड है, E2 तो यहां पे जब E2 और E2 दो आ रहे हैं तो दैट मींस यहां पे 2 इंटू बीज आएगा और 2 इंटू सी आएगा, यानी कि पार्ट ई हमें इतना ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो हम उसी के हिसाब से हम उसे लेके चलेंगे कि हमें कितने रिक्वायर्ड हैं फर्दर। अब उसके बाद आगे देखें तो उसके बाद भी पार्ट एफ में क्या आ रहा है, 2 पार्ट्स रिक्वायर्ड है इंटू सी। अब यहां पे क्या आ रहा है, 2 पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड है इंटू सी। अब 2 पार्ट्स यहां पे हमें देखें तो यहां पे क्या आ रहा है, हमारे पास एफ भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो यहां पे हम कहेंगे जी दैट इज ऑफ टोटल ऑफ एफ के पार्ट के लिए 2 इंटू सी। हम कितने एफ पार्ट चाहिए, 2 इंटू सी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, दैट इज कंप्लीट पार्ट्स के हमारे पास कितने हमारे पार्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या कितने पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। अब यहां पे आगे चलता हूं फर्दर। अब आगे देखिएगा, अब यहां पे अगेन उसके बाद आगे चलते हैं तो जी कितना चाहिए, 1 इंटू नंबर ऑफ एफ। तो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एफ्स हैं वो हम अब उसके बाद निकालते जा रहे हैं। तो टोटल में हमारे पास वैल्यूज आ गई कि इतने पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, यानी ये आर द कंप्लीट पार्ट्स जो हमें रिक्वायर्ड नजर आ रहे हैं कि इतने रिक्वायरमेंट्स आनी है। तो ये हम लोग के पार्ट्स हैं जो हम लोग कंप्लीट लेके चल रहे हैं। 2 इंटू नंबर ऑफ बीज, कितने नंबर ऑफ बीज हैं उतने ही हमें चाहिए। 2 इंटू नंबर ऑफ एफ्स, क्योंकि एफ को बनाने के लिए चाहिए तो हमें जितने भी एफ्स होंगे उसके साथ हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ गए यहाँ पे कंप्लीट वैल्यूज। आगे चलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, मॉड्यूलर बिल्स। अब कुछ बिल ऑफ मटेरियल के नेम है, मॉड्यूलर बिल्स हैं। मॉड्यूलर्स आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट्स बट कंपोनेंट्स दैट कैन बी असेंबल्ड इनटू मल्टीपल एंड आइटम्स। यानी मॉड्यूलर्स आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं होते, but components that can be assembled into multiple end items, then that can be assembled into multiple end items can significantly simplify planning and scheduling। वो जो है जो significantly simplify कर सकते हैं planning and scheduling, कि जो easily simplify करेंगे planning and scheduling को, कि जो schedule भी करेंगे and plan भी करेंगे और easily आप उसे identify भी कर सकते हैं। अब यहां पे दूसरा पार्ट, मॉड्यूलर बिल्स होते हैं, एक कहलाते हैं प्लानिंग बिल्स, जिसका दूसरा नाम है सूडो बिल्स। क्या कहते हैं उसको, सूडो बिल्स।
क्रिएटेड टू असाइन एन आर्टिफिशियल पेरेंट टू बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि आर्टिफिशियल पेरेंट को अचीव करते हैं और उसको असाइन कर देते हैं टू बिल ऑफ मटेरियल। यूज टू ग्रुप सब असेंबलीज, किसको करते हैं? यूज टू ग्रुप सब असेंबलीज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटम्स प्लान्ड एंड शेड्यूल्स, यानी यूज टू ग्रुप सब असेंबलीज टू रिड्यूस नंबर ऑफ आइटम्स प्लान्ड एंड शेड्यूल्स, कि यानी यूज करते हैं सब ग्रुप सब असेंबलीज को टू रिड्यूस नंबर ऑफ आइटम्स प्लान्ड एंड शेड्यूल, कि जितने भी आइटम्स प्लान की गए एंड शेड्यूल किए गए। यूज टू क्रिएट स्टैंडर्ड किट्स फॉर प्रोडक्शन, यानी यूज टू क्रिएट स्टैंडर्ड किट्स फॉर प्रोडक्शन, की कितनी किट्स है हमारी प्रोडक्शन है, हमने उसी के हिसाब से उसे वेरी करा रहे हैं। तो दैट इज यूज टू क्रिएट स्टैंडर्ड किट्स फॉर प्रोडक्शन, की कितनी स्टैंडर्ड किट्स हमें रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन लेवल पे हमें कितनी किट्स हमें हमारे सामने नजर आ रही हैं और कितनी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट इज यूज टू क्रिएट स्टैंडर्ड किट्स फॉर प्रोडक्शन, की स्टैंडर्ड किट्स फॉर प्रोडक्शन कितनी है और कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट इज नोन टू बी एज अ बिल ऑफ मटीरियल, जैसे हम क्या कहेंगे? दैट इज अ बिल ऑफ मटीरियल। दो तरह के, एक होगा मॉड्यूलर बिल और एक है हमारे पास सूडो बिल्स। क्या है? मॉड्यूलर बिल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ ही हमारे पास क्या है? आपके पास सूडो बिल्स या प्लानिंग बिल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि हाउ दीज आइटम्स कैन बी प्लान्ड, कि इन्हें हम किस तरह से और किस लेवल पे जाके प्लान कर सकते हैं और प्लान करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ दे आर बीइंग अचीव्ड। बिल्स और बिल ऑफ मटेरियल में अब दो टाइप्स के और होते हैं। फैंटम बिल्स आते हैं, डिस्क्राइब सब असेंबलीज दैट एग्जिस्ट ओनली टेम्परेरीली, यानी फैंटम बिल्स क्या है हमारे पास? दैट इज डिस्क्राइब सब असेंबलीज दैट एग्जिस्ट ओनली टेम्परेरीली, यानी डिस्क्राइब सब असेंबलीज दैट एग्जिस्ट ओनली टेम्परेरीली आर पार्ट्स ऑफ अनदर असेंबली एंड कैन नेवर गो इनटू इन्वेंटरी। अब क्या हुआ यहां पे? डिस्क्राइब सब असेंबलीज दैट एग्जिस्ट ओनली टेम्परेरीली, यानी डिस्क्राइब असेंबलीज को, सब असेंबलीज को डिस्क्राइब करते हैं दैट सिर्फ टेम्परेरी, जो वो असेंबली जो सिर्फ टेम्परेरीली एग्जिस्ट करती है, यानी टेम्परेरी से ज्यादा वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, यानी डिस्क्राइब कर रही होती सब असेंबली को, दैट एग्जिस्ट ओनली टेम्परेरीली आर पार्ट ऑफ अनदर असेंबली। क्या होता है वो? पार्ट ऑफ अनदर असेंबली एंड नेवर गो इनटू इन्वेंट्री, यानी कि वो अनदर असेंबली के साथ पार्ट बन जाती है और सब इन्वेंट्री के अंदर कभी भी नहीं जाती, यानी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, जस्ट टेम्परेली जनरेट हुआ और उसके बाद वो खत्म हो गया। दैट इज नॉट बीइंग एवर बीइंग अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। और होते ही काफी सारी चीजें होती हैं जिनको आप सिर्फ टेम्परेरीली इंक्लूड करते हैं और टेम्परेरीली इंक्लूड करके ही उसको आगे लेकर चल रहे होते हैं। लो लेवल कोडिंग, आइटम इज कोडेड एट द लोएस्ट लेवल, आइटम को क्या करते हैं? लोएस्ट लेवल पे कोड करते हैं, एट विच इट अकर्स, यानी जिस लेवल पे अकर होती है उस लेवल पे उसे हम कोड्स कर रहे होते हैं, यानी कोडिंग पे लेके आ रहे थे। आइटम इज कोडेड एट द लोएस्ट लेवल, यानी जो लो लेवल कोडिंग का मतलब ये कि लोएस्ट लेवल पे कोडिंग है एट विच इट अकर्स, जिस लेवल पे वो अकर हुई है। बीओएम आर प्रोसेस्ड वन लेवल एट अ टाइम, यानी बीओएम्स जो है वो प्रोसेस की जाती है वन लेवल एट अ टाइम, के वन लेवल एट अ टाइम में बीओएम प्रोसेस किए जा रहे होते हैं। तो दैट इज बीओएम्स आर प्रोसेस्ड वन लेवल एट अ टाइम, के वन लेवल पे आ रहे होते हैं, एट अ टाइम पे आ रहे होते हैं। तो इसीलिए फिर दीज आर द आइटम्स दैट आर बीइंग इन एग्जिस्टेंस आर प्रोसेस्ड ऑन वन लेवल एट अ टाइम। तो इसीलिए यहां पे कहते हैं लो लेवल कोडिंग पे आता है आइटम इज कोडेड एट द लोएस्ट लेवल एट विच इट अकर्स एंड बीओएम्स आर प्रोसेस्ड एट अ वन लेवल एट अ टाइम। क्या होता है? बीओएम प्रोसेस किए जाते हैं वन लेवल एट अ टाइम पे, कि जितना भी इनका लेवल एग्जिस्टेंस में आ रहा होता है या एग्जिस्टेंट में चल रहा होता है, तो वो सारे वन लेवल पे ही एग्जिस्टेंस में नजर आ रहे होते हैं। Now the lead time exploding and offsetting. Now what is meant by lead time? Lead time, the time from when an order is placed until a part is ready to use. यानी जब आपने ऑर्डर किया और जब से लेके अब तक का जितना टाइम है जिसमें आप कहेंगे यू कैन से कि वो रेडी टू यूज है, तो दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम। अब ए बी सी, अब कहेंगे जी लीड टाइम कितना है? 1 वीक में रेडी हो जाएगा। लीड बी कब रिकॉर्ड होगा? 2 वीक में रेडी हो जाएगा। लीड टाइम यहाँ पे कितना है? 1 वीक में रेडी हो जाएगा। ये वाला पार्ट 1 वीक में रेडी होगा, ये वाला पार्ट 1 वीक में, तो 1 वीक इसका 1 वीक इसका, तो ये 2 वीक्स हो गए और इसका 1 ही वीक है, तो ये टोटल में आपके पास 1 वीक में यहाँ प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक्सप्लोडिंग, मल्टीप्लाइंग द पेरेंट रिक्वायरमेंट्स बाय यूजेज क्वांटिटी थ्रू प्रोडक्ट ट्री, यानी आप प्रोडक्ट ट्री जिस तरह हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू करते हैं उसे कहते हैं हम एक्सप्लोडिंग, कि जो आप एक्सप्लोडिंग करके जो वैल्यूज निकालेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ एक्सप्लोडिंग। ऑफसेटिंग, प्लेसिंग द रिक्वायरमेंट इन देयर प्रॉपर टाइम पीरियड बेस्ड ऑन लीड टाइम, यानी रिक्वायरमेंट्स को उस टाइम प्लेस करें जिस टाइम उनका वाकई में टाइम है, तो दैट इज नोन टू बी एज अ
साइटिंग के, जिसे आप पता है ऑफसेटिंग, जिसे हम कहते हैं कि हम एट द स्पॉट, जिस टाइम पे उसने बनना है या जिस टाइम पे उसने बन के सामने आना है, हमने उसी टाइम पे उसकी हमने वैल्यूएशंस करनी है। फिर आती है हमारे पास चीज प्लान्ड ऑर्डर। प्लान्ड ऑर्डर रिसीव्ड दैट क्वांटिटी प्लान टू बी रिसीव्ड एट फ्यूचर डेट एज अ रिजल्ट ऑफ प्लान्ड ऑर्डर रिलीज, यानी क्वांटिटी जो फ्यूचर डेट में मिलनी है और उसके लिए हमने अभी से प्लान्ड ऑर्डर रिलीज कर दिया है। प्लान ऑर्डर रिलीज आर जस्ट प्लान, दे हैव नॉट बीन रिलीज्ड, ऑर्डर फॉर मटेरियल शुड नॉट बी रिलीज्ड अंटिल प्लान ऑर्डर रिलीज डेट्स अराइव, यानी ऑर्डर ऑफ मटेरियल तब तक नहीं देना चाहिए जब तक प्लान ऑर्डर रिलीज डेट्स ना सामने आ जाए। द प्लान ऑर्डर रिलीज ऑफ द पेरेंट बिकम द ग्रॉस रिक्वायरमेंट of the component. The planned order release of the parent, यानी planned order जितना रिलीज हो रहा है parent become the gross requirement of the component. क्या है वो? gross requirement of the component है और उसी पे वो वर्क कर रहा होता है। रिलीजिंग प्लान ऑर्डर, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, पहले प्लान ऑर्डर से पहले चेक करना है कि कंपोनेंट है कि नहीं। देन क्रिएट शॉप पैकेट एंड परचेज रिक्विजिशन, एलोकेट कंपोनेंट्स टू दैट ऑर्डर एंड रिलीज प्लान ऑर्डर क्रिएटिंग शेड्यूल रिसीट। हमने शेड्यूल रिसीट के हिसाब से उनका ऑर्डर भी रिलीज करना है कि कितना हमारे पास ऑर्डर है और किस लेवल पे ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं। बेसिक एमआरपी रिकॉर्ड्स होते हैं। द करंट टाइम इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड, यानी फर्स्ट पीरियड जो अभी आ रहा होगा फर्स्ट टाइम पे हो रहा होगा। द टॉप रो शोज द पीरियड कॉल्ड टाइम बकेट, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द रिकॉर्ड कॉल्ड प्लानिंग हॉरिजन, or the item is considered available at the beginning of the time of the bucket in which it is required, यानी जिस टाइम पे वो required होगा उसी टाइम पे हम इसको लेकर आगे चलेंगे कि that is being done on that node, यानी ये हमारे पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सॉरी एक एग्जाम्पल थी that is being misprinted, यहाँ पे एग्जाम्पल होनी थी लेकिन चले अगर नहीं है एग्जाम्पल तो that doesn't mean कि यहाँ पे हम that is something different, ठीक है। तो एग्जाम्पल थी लेकिन आपको मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूंगा कि क्या चीजें हमारे पास इन्वॉल्व हो रही हैं और किन बेसिस पे हो रही हैं। आगे है बेसिक एमआरपी रिकॉर्ड। द क्वांटिटी शोन इन द projected available row is the projected available balance at the end of the period. The quantity shown in the projected available row, यानी projected available row में is the project available balance at the end of period। किस पे? at the end of period। all other quantities are for the beginning of the period, यानी सारी की सारी quantities क्या होंगी? beginning of the period पे होगी। The immediate or most current period is called the action bucket। तो most period immediate और current period क्या कहलाता है? that is known to be as a action bucket, कि ये हमारी एक तरह से action bucket है। अब यहां एग्जांपल देखें पेज 88 पे आपके पास, आप इजीली वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये एग्जांपल नए एडिशन में नहीं मिल पाई, ये मुझे आपके पुराने एडिशन में मिल पाई है, थर्ड एडिशन में। तो यहां से इसे देख लीजिएगा, आपको अगर इस बुक में मिले तो जरूरी बात है मैंने आपको बुक इंशाल्लाह आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां पे आ रहा है कि थर्ड एडिशन पे हम लोगों ने ये एग्जांपल देखी थी। अब यहां देखिए ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितनी है। अब यहां देखिए वीक 1 2 3 4 यहां ग्रॉस रिक्वायरमेंट है जी यहाँ पे 50 45 20। अब यहां पे मैं कहता हूं उसके बाद हमारे पास पहले प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी कितनी है? प्रोजेक्टेड अवेलेबिलिटी 75 में से 50 गए 25 बचा। यहां से अगर मैं 25 45 तो यहाँ 20 का लॉस आया और नेट रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है? दैट इज 20। तो यहाँ पे लॉस आया है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? प्लान ऑर्डर करना पड़ेगा। हमने क्या किया? प्लान ऑर्डर रिसीट किया 100 किया और हमने कहा जी यहाँ से हमें 25 था 45 यहाँ पे पूरा करना था, तो मैं कहा 25 यहाँ बचा 100 यहाँ बचा और यहाँ से हमारे पास 125 आया जिसमें से हमने 45 हमारे पास यूज हुए तो पीछे कितने बचे? दैट इज 80। और नेट रिक्वायरमेंट कितनी थी हमारे पास? इसमें 20 की थी जो हमारे पास एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नजर आ रही थी। एंड सेम गोज कि हमारे पास यहाँ पे अगेन फिर कितना बच रहा था? यहाँ 20, तो 20 की हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी आ रही है कि 60 की हमारे पास बच रहा है 20 पूरा करने के बाद। तो प्लान ऑर्डर कितना होगा? रिक्वायरमेंट्स आ रही है हमारे पास, वो दैट इज प्लान ऑर्डर रिलीज 100 की करें क्योंकि 100 ही की हमें 4 वीक में चाहिए, बिकॉज हमें एक ही 100 चाहिए और हमें पूरा वीक अरेंज हो गया। तो प्लान ऑर्डर रिलीज कितने का करना है? 100 का करना है। 100 से ऊपर का हमने प्लान ऑर्डर रिलीज नहीं करना। और इसी तरह हमारे पास 50 अगेन एक और देखें यहाँ पे 250 पे आ रहा है। शेड्यूल रिसीट कितनी है? यहाँ पे 250 की है। अब यहाँ पे देखें तो प्रोजेक्टेड अवेलेबल कितना है? दैट इज 100। अब 100 आया हमारे पास 150, तो अंडरस्टूड सी बात है यहाँ पे हमें पास शेड्यूल रिसीट इतने की आ रही है। नेट रिक्वायरमेंट कितनी है? यहाँ पे 50 की है लेकिन हमारे पास ऑर्डर रिसीट कितने की आ रही है? 200 की आ रही है। और यहाँ भी फिर 150 की हमारे पास रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। रिलीज द ऑर्डर ऑफ 200, सिर्फ हमें 200 ही एक चाहिए जो हमें रिसीट में चाहिए होगा।
Using the material requirement plan, the company can perform all calculations and create planned order release, but it does not usually issue purchase or manufacturing orders or reschedule open orders. Computer software can compute exceptions, messages, and suggest different types of actions. On the basis of actions and exception message, the planner can release planned order, reschedule existing order or out, or change quantities. In addition, the plan work with other planners, master planner, scheduler, production activity control, and purchasing to solve problems as they arise. मतलब they are planning के master requirement plan कैसे और किस तरह से यूज किया जाता है. The basic responsibilities क्या होती हैं? Launch, release, order to purchase or manufacture or reschedule due dates of open orders as required. The reconcile order and try to find their cost. यानी कि launch order and purchasing और जो उसमें rescheduling हो वो भी चेक की जाए और साथ ही उसमें errors को भी identify किया जाए. The basic responsibility of planner क्या हो सकती है? Address critical material shortages by expediting or replanning, or coordinate with other planners, master production schedule, production activity control, and purchasing to resolve problems. So ये purchase करना होगा to resolve the problems. के problems को हमने कैसे और किस basis पे resolve करना है. Master plannings are 3 types of order होते हैं. Planned orders calculated and controlled by software. Released order, scheduled receipt, releasing a responsibility of the planner. Firm planned orders, the planner tells the computer that the order is not being changed. The planner uses firm planned order to override the software in terms of quantity, time, and both. When replanning, the software will not change the planner decision. Now that is the case. The planner tells the computer that order is not being changed. The planner uses firm planned order to override the software in terms of quantity, time, and both. When replanning, the software will not change the planner's decision. कि planner decision वो फिर नहीं change करेगा. The management plan must consider 3 important factors when managing MRP. Priority is very important कि maintaining a correct due date. क्या चीज पहले चाहिए, क्या चीज बाद में चाहिए. Bottom up replanning. Action to correct change conditions such occurs as low in product and structure as possible. कि जितना product structure और possibility है वो यहाँ पे existence में आएगी. कितनी existence में आ रही है सामने. That is the bottom up replanning. क्या कहेंगे उसमें? Bottom up replanning. थर्ड फैक्टर जो है वो क्या है? रिड्यूसिंग सिस्टम नर्वसनेस. रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज रैपिडली एंड बाय स्मॉल अमाउंट. रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है? चेंज होती है रैपिडली बाय स्मॉल अमाउंट. द प्लानर मस्ट जज वेदर द चेंजेस आर इंपॉर्टेंट एनफ टू रिएक्ट टू और वेदर ऑर्डर शुड बी रिलीज. कि क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है या ऑर्डर शुड बी रिलीज, कि ऑर्डर को हम लोग रिलीज कर दें. So that's the end of the lecture number 9. अभी चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका भी रिमेनिंग पार्ट है. दैट वुड बी इंशाल्लाह कवर्ड इन द लेक्चर नंबर 10 एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग अ कंटिन्यूएशन. उसमें हम थोड़ा सा ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को भी देखेंगे कि वो क्या चीजें हैं, बिकॉज MRP एंड ERP दे आर ऑल बीइंग रिलेटेड बोथ ऑफ देम. सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 9. अल्लाह हाफिज.